चाइना एक प्रेसिडेंट का चुनाव करता है, लेकिन ये सब झूठ है। और कैसे कनाडा चाइना के चुनाव हस्तक्षेप को संबोधित कर रहा है, इसे और भी गहरा करके। वो और इस सप्ताह की चाइना न्यूज हेडलाइंस में और भी बहुत कुछ। आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। यह एपिसोड इनकॉग्नी द्वारा प्रायोजित है। आप शायद जानते हैं कि कंपनियां आपका व्यक्तिगत डेटा एकत्र कर रही हैं, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि कितने हैं। दर्जनों, शायद सैकड़ों, जिनमें से अधिकांश के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। और आपको पता नहीं है कि वे इसके साथ क्या कर रहे हैं। गुप्त उन्हें रोकने में मदद करता है। मैं अंत में और अधिक समझाऊंगा। मैं उन सभी चीजों को उद्धरणों में कह रहा हूं, क्योंकि वास्तव में वे सभी झूठ पर आधारित हैं। लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए कि इस हफ्ते चीनी सरकार ने 2 सत्र का आयोजन किया। ये 2 समूहों की वार्षिक बैठक है। एक नेशनल पीपुल्स कांग्रेस या एनपीसी है। ये चीन की रबर स्टैम्प कांग्रेस है जो कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा पारित किए जाने वाले सभी कानूनों को पारित करती है। और दूसरा है चाइनीज पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस या सीपीपीसीसी, जो रबर स्टैम्प से भी बदतर है, क्योंकि इसमें स्याही तक नहीं है। सीपीपीसीसी एक ऐसा समूह है जो सामाजिक हलकों, निजी व्यवसाय, शिक्षा आदि से अच्छी तरह से जुड़े अभिजात वर्ग से बना है। सिद्धांत रूप में वे नीतिगत सुझाव दे सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि वे ऐसा कुछ भी न सुझाएं जो पार्टी लाइन के खिलाफ हो। पूरा बिंदु चीन के अभिजात वर्ग को बौद्धिक स्वतंत्रता के बजाय प्रतिष्ठा देकर नियंत्रित करना है। अब 2 सत्रों के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि यह दिखाता है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी क्या करने का इरादा रखती है। सबसे पहले उन्होंने आज राष्ट्रपति के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए शी जिनपिंग को निर्वाचित किया। ठीक है, मैंने यह वीडियो कल वोट से पहले रिकॉर्ड किया था, लेकिन मुझे 100% विश्वास है कि वो दोबारा चुने जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति एक नकली उपाधि है। इसका मतलब पश्चिम को यह सोचकर धोखा देना है कि चीन एक सामान्य देश है, एक सामान्य सरकार है, जब वास्तव में पूरी चीनी सरकार कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकार में है। शी जिनपिंग की ऊंची उपाधियां हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और सेना के प्रमुख। उन्होंने पिछले अक्टूबर में तीसरी बार उन दोनों पदों को हासिल किया। और चीन में कोई सच्चा चुनाव नहीं है। एनपीसी सदस्यों को बताया जाता है कि कैसे मतदान करना है, और उन सभी ने शी जिनपिंग को वोट दिया। यह संभवतः उनमें से 1 या 2 को शी के खिलाफ वोट करने के लिए कहा गया था, क्योंकि यह लोकतंत्र जैसा दिखता है, और यह वास्तव में तीसरा शब्द भी नहीं है। शर्तें एक और भ्रम है जिससे यह प्रतीत होता है कि चीन में एक सामान्य सरकार है। कम्युनिस्ट नेता नियमों के कारण शासन नहीं करते, वे सत्ता संघर्ष के माध्यम से शासन करते हैं। शी जिनपिंग को हर 5 साल में अधिक से अधिक तथाकथित शर्तें मिलती रहेंगी, जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो जाती या सत्ता संघर्ष में उन्हें बाहर नहीं कर दिया जाता। तो इसे योग करने के लिए शी जिनपिंग चीन के नकली राष्ट्रपति के रूप में नकली शब्द के लिए नकली निर्वाचित हो गए हैं। बधाई हो। हालांकि 2 सत्रों से एक उपयोगी बात हम सीख सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी अगले 1 साल से अधिक के लिए क्या करने का इरादा रखती है। और आश्चर्य, चीन सुधारों को लागू कर रहा है जिससे शी जिनपिंग का नियंत्रण और गहरा होगा। विशेष रूप से वे 2 शक्तिशाली नए नियामकों की स्थापना करेंगे। एक चीन के अधिकांश वित्तीय नियामकों को एक विशाल एजेंसी में समेकित करने के लिए है जो सीधे राज्य परिषद को रिपोर्ट करेगी। यह नया वित्तीय सुपर रेगुलेटर चीन के बड़े सार्वजनिक और निजी बैंकों, साथ ही छोटे स्थानीय वित्तीय संस्थानों, साथ ही रियल एस्टेट क्षेत्र पर लगाम लगाने के लिए है। लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वे कमियां नहीं ढूंढ सकते हैं और जितना वे संभाल सकते हैं उससे अधिक कर्ज ले सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन अचल संपत्ति और बैंकिंग दोनों में गंभीर संकट का सामना कर रहा है। पिछले साल बैंक का विरोध सिर्फ हिमशैल का सिरा था, और अगर कुछ भी चीन के वित्तीय संकट को ठीक कर सकता है तो निश्चित रूप से यह अधिक सरकारी नियंत्रण है। अन्य नया चीनी नियामक डेटा गवर्नेंस के लिए होगा। ये देश के डेटा के विशाल भंडार के प्रबंधन को केंद्रीकृत करेगा। यह एक और सुपर रेगुलेटर है। यह अन्य तकनीकी संबंधित एजेंसियों के एक समूह को समेकित करेगा जो डेटा संग्रह पर नियम निर्धारित कर रहे थे। हमें नहीं पता कि यह अभी तक क्या करेगा, लेकिन मैं चीन में बड़े डेटा के साथ चल रही दिशा के आधार पर कुछ उदाहरण देता हूं कि यह क्या कर सकता है। तारांकन। मेरा अनुमान है कि नया सुपर रेगुलेटर नियम बनाएगा जो निजी कंपनियों जैसे स्मार्टफोन ऐप और सोशल मीडिया को सीधे एक सरकारी एजेंसी के साथ डेटा साझा करने के लिए मजबूर करेगा।
एक अन्य अनुमान यह है कि वे विनियमित करेंगे कि विदेशी कंपनियां चीन से डेटा कैसे प्राप्त कर सकती हैं और उन्हें चीनी अधिकारियों के साथ क्या साझा करने की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, यदि आप चीन में टेस्ला चलाते हैं तो हो सकता है कि अब आपका स्थान और कैमरा डेटा बीजिंग में सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो के साथ साझा किया जाएगा, लेकिन टेक्सास में टेस्ला मुख्यालय के साथ जरूरी नहीं है, क्योंकि बीजिंग के फुटेज को राज्य गुप्त माना जा सकता है। दोबारा, वे सिर्फ शिक्षित अनुमान हैं, लेकिन कुछ भी बिग ब्रदर चिल्लाता नहीं है जैसे आपके सभी डेटा को एक शक्तिशाली प्राधिकरण द्वारा देखा जा रहा है। कागजों में फेरबदल। ये दोनों नए सुपर रेगुलेटर सीधे चीन की राज्य परिषद को रिपोर्ट करेंगे, जो चीनी सरकार के भीतर शीर्ष निकाय है। और शी जिनपिंग ने स्टेट काउंसिल के शीर्ष व्यक्ति चीनी प्रीमियर का स्थान ले लिया है। नए प्रधानमंत्री ली कियांग हैं। वो पुराने प्रधानमंत्री ली केकियांग की जगह लेंगे। मुझे लगता है कि इस नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति ये दिखाने के लिए है जब भी आपको लगता है कि चीन में सच्चा सुधार होने जा रहा है, सब कुछ लगभग वैसा ही रहता है। और ब्रेक के बाद जब सीसीपी के हस्तक्षेप की बात आती है तो जस्टिन ट्रूडो स्वयं जांच करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वापसी पर स्वागत है। कनाडा ने चीन सहित कथित चुनाव हस्तक्षेप की जांच के आदेश दिए हैं। मैंने इस विषय को इस महीने की शुरुआत में गहराई से कवर किया था। उस कड़ी में मैंने आपको सबूत दिखाया कि चीनी कम्युनिस्ट एजेंटों ने कनाडा के चुनावों में हस्तक्षेप किया, जिसमें प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के लोगों को 2019 और 2021 में निर्वाचित होने में मदद करना भी शामिल है। और मैं दिखाता हूं कि ट्रूडो ने कैसे सब कुछ शांत रखने की कोशिश की। लिंक नीचे है। हमने अपने पॉडकास्ट चाइना अनस्क्रिप्टेड पर कनाडा के खोजी पत्रकार टेरी ग्लेविन के साथ एक शानदार साक्षात्कार भी किया। उन्होंने हमें दिखाया कि यह हस्तक्षेप कितना गहरा है। उसका लिंक भी नीचे है। वास्तव में चीनी कनाडाई कम से कम 2006 से कनाडा में चीनी हस्तक्षेप की रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हमेशा नजरअंदाज किया गया। अब तक ऐसा लगता है। तो यहां इस सप्ताह नया क्या है? जनता के दबाव का सामना करते हुए जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि वो इसे देखने के लिए एक विशेष अन्वेषक नियुक्त करेंगे। सोमवार को ट्रूडो ने विदेशी हस्तक्षेप के मुद्दे पर 45 मिनट का सार्वजनिक भाषण दिया। We have long known, and an independent report confirmed it again last week, that the Chinese government and other regimes like Iran and Russia have attempted to interfere not just in our democracy, but in our country in general, whether it's our institutions, our businesses, our research facilities, or in the daily lives of our citizens. जो सतह पर लगता है जैसे वो इसे गंभीरता से ले रहा है और बड़े मुद्दे को भी गंभीरता से ले रहा है। उनके द्वारा नियुक्त विशेष अन्वेषक केवल चीन या तारांकन केवल चुनाव हस्तक्षेप को नहीं देखेगा। वे किसी भी और सभी शत्रुतापूर्ण देशों से सामान्य रूप से हस्तक्षेप की तलाश करेंगे। और ठीक यही समस्या है, क्योंकि मुख्य मुद्दा चीन है। कनाडा के चुनावों के लिए मुख्य खतरा चीन है, रूस नहीं, और निश्चित रूप से ईरान नहीं। लेकिन ट्रूडो सरकार इस विशेष अन्वेषक को हर जगह हर चीज पर गौर करने के लिए बाध्य करेगी। और ऐसा करने में यह पानी को इतना गंदा कर देगा, कनाडा के चुनावों में चीन की भूमिका पर विशिष्ट स्पष्टता प्राप्त करने में यदि कभी भी वर्षों लग जाएंगे। और तब तक भविष्य के चुनाव भी आ जा चुके होंगे। इसलिए जांच का दायरा बढ़ाकर ट्रूडो प्रभावी रूप से इसे बंद कर रहे हैं। बहुत चालाक। बता दें कि दखलंदाजी को लेकर अपने पूरे 45 मिनट के भाषण में उन्होंने सिर्फ 4 बार चीन का जिक्र किया। इसलिए यदि आप एक कनाडाई के रूप में कनाडा में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के हस्तक्षेप की तह तक जाना चाहते हैं तो जस्टिन ट्रूडो पर खुद की जांच करने का वादा करने की आशा न रखें। कुछ अमेरिकी भी अमेरिका में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के दखल की तह तक जाना चाहते हैं, और इसीलिए रिपब्लिकन कांग्रेसी लांस गुडन न्याय विभाग के चाइना इनिशिएटिव को फिर से स्थापित करने का आह्वान कर रहे हैं। डीओजे ने 2018 में चाइना इनिशिएटिव बनाया था क्योंकि डीओजे द्वारा लाए गए सभी आर्थिक जासूसी मुकदमों में से लगभग 80% चीन से संबंधित थे। दूसरे शब्दों में, राष्ट्रपति ट्रंप के तहत 2018 में डीओजे ने माना कि मुख्य खतरा चीन था, लेकिन 2022 में बाइडेन प्रशासन ने इस कार्यक्रम को बंद कर दिया। ये धारणा खत्म हो गई थी कि इसने गलत तरीके से चीनी अमेरिकियों को बेवफा के रूप में चित्रित किया। देखिए, मुझे लगता है कि नस्लवाद को लेकर डर है, लेकिन ये थोड़ा अनुचित है क्योंकि सभी जातियों के लोग निजी लाभ के बदले चीन को बेचकर खुश हैं। उस सफेद हार्वर्ड प्रोफेसर की तरह जिसे चीन के लिए शीर्ष वैज्ञानिकों की भर्ती में गुप्त रूप से मदद करने का दोषी ठहराया गया था, और इतने सारे श्वेत अरबपतियों की तरह जो चीन में व्यापार करने के लिए अपनी नैतिकता का त्याग करते हैं।
यदि अमेरिका में सभी आर्थिक जासूसी का 80% चीनी राज्य से संबंधित है तो इसे बाहर करना नस्लवादी नहीं है। देखिए, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी जासूसी सिर्फ इसलिए नहीं रोकी क्योंकि अमेरिका को एक नया राष्ट्रपति मिल गया है जो नस्लवाद के प्रति अधिक संवेदनशील है, और इसीलिए कांग्रेसी गुडन चीन पहल को फिर से स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन गुडन ने पिछले हफ्ते एक मीडिया घोटाले का कारण बना जब उन्होंने चीनी अमेरिकी कांग्रेस महिला जूडी चू को या तो समझौता या अक्षम होने के लिए बुलाया। उन्होंने अपनी टिप्पणी को नस्लवादी बताते हुए पलटवार किया। वास्तव में क्या हुआ था? पिछले हफ्ते गुडन ने सुझाव दिया कि चू को संवेदनशील वर्गीकृत सामग्री तक पहुंच नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि उसने डोमिनिक एंजी का बचाव किया था, जिसे राष्ट्रपति बिडेन ने एशिया में अमेरिकी व्यापार हितों का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया था। एंजी पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखने का आरोप लगाया गया है, जिसके कारण हाउस जीओपी सांसदों के एक समूह ने एफबीआई से नियुक्त व्यक्ति की जांच करने के लिए कहा। तो उनकी टिप्पणी जूडी चू के जातीय रूप से चीनी होने के बारे में नहीं थी, यह उसके सीसीपी से संभावित संबंधों वाले किसी व्यक्ति का बचाव करने के बारे में था। लेकिन फिर भी गुडन ने राजनीतिक गलती की, क्योंकि उनकी टिप्पणियों ने मीडिया को वास्तविक मुद्दे के बजाय नस्लवाद पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया है, जो कि अमेरिका के लोकतंत्र में सीसीपी का हस्तक्षेप है। यही कारण है कि बाइडेन प्रशासन ने सबसे पहले चीन पहल को बंद कर दिया। इसलिए सीसीपी को हमेशा अमेरिकी राजनेताओं के साथ दखल देने की जरूरत नहीं है। कभी कभी वे एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप करके खुश होते हैं। यदि केवल अमेरिका पर एक मजबूत नेता का शासन हो सकता है जो हमेशा के लिए सत्ता में रह सकता है, एक कांग्रेस के साथ जो सभी ने उसी तरह मतदान किया और कभी बहस नहीं की। और यह एपिसोड अनकॉग्नी द्वारा प्रायोजित है। जब भी आप कुछ भी ऑनलाइन करते हैं या अपने फोन पर ऐप्स का उपयोग करते हैं तो बड़ी संख्या में ऐसी कंपनियां होती हैं जो आपका व्यक्तिगत डेटा एकत्र करती हैं। जब मैंने 1 साल पहले अनकॉग्नी के लिए साइन अप किया था तो मुझे पता चला कि ऐसे दर्जनों डेटा ब्रोकर थे जिनके पास संभावित रूप से मेरी निजी जानकारी थी, बिना मेरी अनुमति के। और ये कंपनियां हैक हो सकती हैं, मेरी निजी जानकारी को और भी व्यापक रूप से फैला सकती हैं। उदाहरण के लिए, पिछले साल एक हैकर ने 5.4 मिलियन ट्विटर खातों से उपयोगकर्ता डेटा चुरा लिया, जिसमें उपयोगकर्ताओं के फोन नंबर और ईमेल पते शामिल थे। और उस हैकर ने इस उपयोगकर्ता डेटा को 30 ग्रैंड के लिए वेब पर बिक्री के लिए रखा। और अगर ट्विटर को हैक किया जा सकता है तो आपके डेटा को खरीदने और बेचने वाली सभी छोटी कंपनियों को भी हैक किया जा सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं? इंटरनेट से अपने डेटा को हटाने के लिए अधिक से अधिक कंपनियों को प्राप्त करें। और यही अनकॉग्नी आपके लिए करता है। इनकॉग्नी ने पहले ही 102 डेटा ब्रोकर्स से मेरे विवरण हटा दिए हैं और भी बहुत कुछ प्रगति पर है। और साइन अप करने के बाद मुझे कुछ नहीं करना था, गुप्त बस इसे संभालती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप अपने लिए अनकॉग्निट प्राप्त करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या uncogni.com/uncensored पर जाएं। सीमित समय के लिए अनसेंसर्ड कोड का उपयोग करने वाले पहले 100 लोगों को 60% की छूट मिलेगी। अनकॉग्नी के साथ बाजार से अपना व्यक्तिगत डेटा प्राप्त करें। एक बार फिर, मैं क्रिस चैपल हूं। चाइना अनसेंसर्ड देखने के लिए धन्यवाद।